देखिए इस विषय को दो चार घटनाओं को दिखाकर आप इस सारे वातावरण को कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना नेगेटिव परसेप्शन बनाना चाहे तो समाज में ऐसा नहीं हो सर, सकता। एसपीआई की रिपोर्ट का सोशल जिक्र कर रही सिक्योरिटी हूं के मैं, सत्यव्रत एक शास्त्री जी, व्यापक एरिया एसपीआई है की रिपोर्ट, जिसके अंदर सोशल उसके प्रोग्रेस आवास की इंडेक्स की रिपोर्ट व्यवस्था का है, जिक्र कर जिसके रही हूं अंदर मैं। उसके उसके भोजन की व्यवस्था है, जिसके अंदर मान सम्मान की व्यवस्था है, जिसके अंदर उसको मिलने वाले रोजगार परक साधनों की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक व्यापक क्षेत्र होता है सामाजिक सुरक्षा का। और सामाजिक सुरक्षा के यदि ये बिंदुओं को लेकर हम चले कि हरियाणा पहला एक ऐसा स्टेट है जिसने अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के हर परिवार की एक आइडेंटिटी बनाकर उसके अनुसार भरी गई जानकारियां एकत्र की हैं और उसके आधार पर चिन्हित किए गए परिवारों को सामाजिक सुरक्षा से लेकर रोजगार और उसकी आमदनी को बढ़ाने का एक काम सर, ये आरंभ सभी किया है। बातें तो सरकार लगातार करती है, लेकिन मैं बात कर रही हूं उस रिपोर्ट का, एसपीआई की रिपोर्ट का, जो सामने आई है, जिसमें हरियाणा प्रदेश सबसे निचले पायदान पर पाया गया है, जो जाहिर तौर पर चिंता की बात है। विवेक चौधरी जी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? अवंतिका जी, आज बजट आना है और बजट की अगर बात की जाए, तमाम अब से कुछ ही देर बाद बजट आएगा और तमाम वर्गों का ख्याल उसमें रखा जाएगा, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी वर्गों को, चाहे वो युवा हो, साथ लेके एक बहुत ही अच्छा बजट आने की आज तरफ हम जा रहे हैं, बजट लाने के। और अब से कुछ ही देर में बजट सबके सामने होगा और मैं तो ये कह सकता हूँ, जो जो उम्मीदें आपके चैनल से सुबह से जुड़ा हुआ हूँ और तमाम जो पैनलिस्ट आए या आपने आम जनता की बात रखने का काम किया, सभी की उम्मीदों पे खरा उतरने वाला ये बजट आएगा। जहां तक की बात आपने की सामाजिक सुरक्षा की, आज मैं कहूँ कि हमारी जो प्रदेश की पुलिस है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और उसी की एक कड़ी थी डायल 112, जिसको आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में 112 डायल करता है तो कुछ ही मिनटों में उसके पास सर, गाड़ी ये सभी पहुंचने का कदम तो काम उठाए होता हैं, है, लेकिन चाहे उसके वो बावजूद मेडिकल भी अगर ये इमरजेंसी हो, सभी कदम चाहे नाकाफी वो साबित कोई हो जाए और तो उसके बाद तो चिंता की बात है ना। आज क्योंकि सोशल सशक्तिकरण, ये सवाल इसलिए है, सोशल सशक्तिकरण के लिए 10,000 करोड़ का बजट पिछली बार सरकार ने सैंक्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की रिपोर्ट आई या इस तरह के सवाल उठे तो चिंता की बात तो वो बनती है। अनिल आर्य जी। विवेक चौधरी जी कह रही थी पुलिस बड़ा काम, अच्छा काम कर रही है और प्रशासन ठीक काम कर रहा है। रोजाना 3 से 4 हत्याएं हो रही हैं। 2021 के अंदर जो है 1144 हत्याएं हुई हैं, 1716 बलात्कार हुए हैं, रोजाना 5। हरियाणा दूसरे नंबर पर है, हत्याओं के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर है। किडनैप के रोजाना 10 मामले आ रहे हैं। महिला सुरक्षा की जहां बात करें बहुत हालत खराब है। लेकिन अवंतिका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार जो है वो हेल्थ पे तो फोकस कर रही है इस साल के बजट को, लेकिन शिक्षा की जो स्थिति है, जो सबसे मूल हमारा कारण है उसकी है। किसानों की बहुत बड़ी बात है भाई, आंदोलन होकर हटाए यहाँ किसानों का। एमएसपी की बात है, सरकारी नौकरियों की बात है। एक तरफ सरकार जो है सरकारी नौकरियां कम दे रही है या पुरानी जो एडवर्टाइजमेंट की नौकरियां थी वही ज्यादा दी हैं। अपने हिस्से से पिछले 8 साल में नौकरियां बहुत कम दी गई हैं, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां बहुत कर रखी हैं। अगर आप यहाँ पे राजनीतिक नियुक्तियों की बात देखें, उनको चेयरमैन या जो चेयरमैन के समकक्ष जो वेजेस दिए जाते हैं वो लगभग 1100 से 1200 नियुक्तियां बताई जाती हैं कि ऐसी नियुक्तियां हो रखी हैं। तो सरकार जो एक तरफ पॉलिटिकल नियुक्तियां कर रही है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के मामले में पीछे है। शिक्षा की जहां बात करें, हर जो पिछले बजट में कहा गया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज होगा, ऐसी कोई स्थिति अभी नजर नहीं आई है। सरकार जो है कॉलेजेस में स्टाफ की भी कमी है। सत्यव्रत शास्त्री जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और भी बहुत से क्षेत्र होते हैं जिन पर ज्यादा फोकस होता है। सामाजिक सुरक्षा की बात हो ही रही है। 20,000 करोड़, करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट था पिछली बार शिक्षा को लेकर, और विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा, विधानसभा में भी, बाहर भी, कि जो वादे किए जाते हैं कॉलेजेस के, मेडिकल कॉलेजेस के, ऐसा कई बार नजर नहीं आता, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी होती है बजट। और इसी बात का जिक्र अब यहां पर अनिल आर्य भी कर रहे हैं। नहीं, नजर कैसे आएगा? आंख मीच कर चलो, आपको अपना
खुद घर नहीं दिखेगा, मैं भी नहीं दिखूंगा, अवंतिका जी भी नहीं दिखेंगी। आंख खोलकर देखेंगे तो रास्ते में चलते रोडों के ऊपर आपको सुंदर रोड दिखाई देंगे। जब आप कहीं स्कूल कॉलेज की बात करोगे तो आप 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज स्थापित हो चुका, नजर आए कैसे, किस प्रकार से मानोगे? लिखित को आप आंकड़ा मानते हो, कहने को आप ढकोसला मानते हो, आप मानोगे कैसे? आपको एक एक व्यक्ति को या तो तय कर लिया जाए और मीडिया की एक जो है रिपोर्टिंग वहां उस जिले के अंदर और जो सरकार ने कहा उनके ऊपर फोकस डाला जाए कि ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि आप नहीं बता हुआ। दीजिए ना कि तो कितने कैसे कॉलेज बने मानेंगे? पिछले 8 साल में, कितने भर्तियां आपने की, आप बता दीजिए आंकड़े। नहीं, आप लिखित को आंकड़ा मानते हो, बोलने को आप जुमले मानते हो, तो आप कौन सा फार्मूला है जिससे आपको दिखाई दे? आंखें आप बंद रखते हो, नजरें कम है, या वो काला चश्मा है कि नीला चश्मा है, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन आपको दिखे कैसे, उसका फार्मूला जरा बताइए एक बार। विवेक चौधरी जी, एक बात तो ये भी है, अब हम बजट को लेकर बात करते हैं क्योंकि अब वक्त करीब आता जा रहा है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री बजट भी पेश करेंगे कि हर बार हर साल कुछ ना कुछ फोकस एरिया होता है बजट को लेकर कि इस बार शिक्षा को फोकस किया, इस बार स्वास्थ्य को, शिक्षा को, कृषि को, अलग अलग। इस बार आपको क्या लगता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला क्षेत्र कौन सा है जिस पर दिया जाना चाहिए, जो पीछे हरियाणा में? आज मैं तो एक ही बात मानता हूं कि पिछले जो बजट आए, पिछले बजटों में बहुत कुछ अच्छा आया और बहुत कुछ बदलाव भी किए गए। जो अभी मैं आर्य जी को सुन रहा था कि एमएसपी का जिक्र कर रहे थे, युवाओं के रोजगार का जिक्र कर रहे थे, आर्य जी को मैं बताना चाहूंगा, आर्य जी, हरियाणा प्रदेश एकमात्र पहला ऐसा प्रदेश है जो 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट पहुंचाने का काम कर रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आप अगर बात करें रोजगार की, तो युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार बहुत बखूबी कर रही है कौशल रोजगार डिपार्टमेंट के थ्रू। और लेकिन फिर एक बात ये आती है विवेक चौधरी जी, है वो फिर बात वही सवाल है, सीएमआई की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है जिसको सरकार यहां पर ये कहती है कि ये झूठे आंकड़े हैं, कागजी दावे हैं, बिल्कुल गलत रिपोर्ट है, फर्जी रिपोर्ट है, कांग्रेस की रिपोर्ट है। फिर विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि यहां पर तो ये कांग्रेस की रिपोर्ट है, लेकिन दूसरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इसी रिपोर्ट के हवाले से आंकड़े दिए जाते हैं। सुनिए, मैं बोलता हूं इसको। जी, आता हूं मैं आपको, सत्यव्रत जी। हाँ नसीर जी, आज से पहले कितने इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर आई, मैं प्रदेश के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आई? जो लोग ये कहते थे मारुति गुजरात चली गई और फिर कहने लगे मारुति गुजरात से वापस इसलिए आ गई वहां के पानी में नमी है, आज ये देखिए कि आज प्रदेश के अंदर 30,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आने का काम हुआ। अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है, उद्योग लग रहे हैं, तो अपने आप ही रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। एक उद्योग, कोई बड़ा उद्योग लगता है तो उसके साथ छोटे कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगती हैं। ठीक है, और तो फिर रोजगार देने का ही काम कर रही है सरकार, उनको प्रेरित कर रही है कि आप रोजगार दीजिए। रोजगार के ऊपर अगर बात, सत्यव्रत शास्त्री जी, इस पर आपकी राय क्या है? हम जो हमारा चुनावी कि उत्तर प्रदेश में वो रिपोर्ट सही होती है जो हरियाणा में गलत है? उत्तर प्रदेश की सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी तारीफ करती है, हरियाणा में उसको कांग्रेस की रिपोर्ट कहा जाता है। विपक्ष का विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी यही वार रहा और यही सवाल उठते हैं। नासिर जी, इसको सबको समझना पड़ेगा, दो तरीके से इसको पेश किया जाता है। कांग्रेस के लोग इसलिए पेश किए जाते हैं कितने बेरोजगार हो गए, और हमारे कुछ साथीगण इसलिए कहते हैं कि हम इतना दे दिया, इतना दे दिया। अब इसका मामला क्या है और ये रिपोर्ट कैसे बनती है और इसके रिपोर्ट को कैसे देखा जाना चाहिए? माना आपने एक एडवर्टाइज की कि हमें HCS की भर्ती करनी है, कितने एप्लीकेबल है? तो एप्लीकेबल का मतलब आपने यदि वहां काम किया होगा एजुकेशन का, तो उस लेवल के कुछ स्टूडेंट, कुछ लोग उस एजुकेशन को प्राप्त कर चुके होंगे जो उसके योग्य हैं। एक बात, आपने एडवर्टाइज की कि हमें टीचर्स चाहिए, तो आपका स्ट्रक्चर इस बात के लिए तैयार देखा जाएगा कि कितने लोगों को आपने टीचर के लिए क्वालिफाई करवा दिया। आप जब एक डॉक्टर की भर्ती करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रक्चर दिखेगा
कि आपने कितने लोगों को डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पूरी करवा दी। जब आपको एक क्लर्क की भर्ती करवानी होगी तो आपको देखना पड़ेगा कि हमने कितने लोगों को क्लर्क की भर्ती के लायक बना दिया। यह है रिपोर्ट को, नजरिए को देखने का, कि आपके पास पोस्ट जो है उसके मतलब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरीन है, उसके लिए एक के लिए अनेकों लोग तैयार हैं। अब उसके ऊपर आती है दूसरी बात। पहली बात कि आपने उस जो प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए, एजुकेशन के कोर्स चलाए, क्वालिफाइड लोग किए, उसके अंदर अपने पैरों पर खड़े होने वाले कितने लोग हैं, सरकार को काम करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, वो कितने लोग पूरे हुए। तो इन दोनों के बीच जब तुलना होगी, जब आंकड़े का स्टडी तब किया जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक योग्य व्यक्ति है, ये इस बात का संकेत करता है कि हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में या प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने में बेहतर है, इसलिए उसके योग्य व्यक्ति मिल रहे हैं। अब उसके अंदर कितने लोग सरकार का काम करेंगे, कितने लोग अपना काम करेंगे, कितने लोग प्राइवेट सेक्टर का काम करेंगे, ये इस पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से देखिए आपको सारा शीशा का शीशा दिख जाएगा। क्योंकि आपने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है, आपने कहा नजरिए की बात है। इससे पहले विवेक जी कह रहे थे कि रोजगार के अवसर हरियाणा में सबसे ज्यादा उपलब्ध कराए गए हैं, बहुत रोजगार मिला है। फिर क्यों रोजगार को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहता है? विपक्ष को कौन रोक सकता है? आप रोक सकते हो क्या? आपके दूसरे चैनल जो आपके कंपटीशन में है वो आपको बेहतर बताएंगे क्या? ये तो एक कहने का है। जब विपक्ष कहीं जाएगा तो वो आंख बंद करके जाएगा कि मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे कुछ नहीं दिखा। विपक्ष की आवाज को रोका जा सकता है क्या? रोकना भी चाहिए क्या? वो स्वतंत्र है, जनता निर्णय करती है। जनता ने निर्णय किया है 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार भाजपा की विश्व को विजेता के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार बनाने वाली है। तो देखना किसको है? जनता को है। अनिल आर्य भी कुछ कह रहे हैं की बात करता है। केवल सत्यव्रत जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा रहा है और हमने इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, हमने इतने योग्य लोग तैयार किए हैं, फिर दूसरे राज्यों के लोग इतने क्यों भर्ती हो रहे हैं? अगर हम सरकारी भर्तियों की बात करें, किसी में 50% लोग, किसी में 60% लोग, किसी में बाहरी राज्यों के लोग अगर भर्ती हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हरियाणा में एजुकेशन का स्तर इतना ऊंचा नहीं रहा है। अगर 8 साल में भी, अभी कुछ दिन पहले एक भर्ती का आंकड़ा मैं देख रहा था जिसमें से लगभग 60% लोग जो है वो दूसरे स्टेटों के चयनित हुए थे। या तो आपका चयन करने का क्राइटेरिया गलत है या एजुकेशन में कमी रही है। क्या आप कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आपका नजरिया है। नजरिया नहीं, आंकड़े हैं। नजरिया नहीं, आंकड़े हैं। दूसरे अरे सुन तो लो भाई, इतना उतावला क्यों है? आप दोबारा प्रति प्रश्न कर देना, खुले मंच पर बैठे हैं। जब तक आपकी बात नहीं, नजरिया की बात कहाँ है? नजरिया की बात कहाँ है? आंकड़े हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो बात को। आंकड़े जब हम देते तो आंकड़े लगते हैं, और जब आप देते तो आंकड़े वो आंकड़े होते हैं। अरे आंकड़े किसको कहते हैं भाई मेरे? और आंकड़े जब आप दोगे तो आंकड़े होंगे और हम देंगे तो आंकड़े नहीं होंगे। दीजिए ना अपने आंकड़े। ठीक है, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, आप सुन रहे हैं सारे सवाल। उनका ये कहना है, मैं आपसे पहले सवाल ये कर लेता हूँ जी, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है जो आंकड़े पेश करोगे आप जी? ऐसी बातें करते हो। केवल ढींगरा जी देखिए, एक सत्यव्रत जी, केवल ढींगरा जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। प्रयास करेगा, स्टेट का व्यक्ति आवेदन करेगा। बजट कैसा रहेगा हरियाणा उसके ऊपर आवेदन करेगा। देखिए, आज तक नहीं अभी पहले ही आप उसमें कमी निकाल देंगे, आंकड़ों की बाजी करेंगे। कमी नहीं निकाल रहा, मैं एवरेज बता रहा हूँ, कमी नहीं निकालता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा टाइम जो कांग्रेस का रजीम था, शास्त्री जी एक मिनट रुकिए ना, जब हमारा कांग्रेस का रजीम था 2300 करोड़ कुल मात्र 2005 में बजट था, और जब हम गए थे तो 38,000 करोड़ बजट था। उसकी इंक्रीज थी 150% ऑन एन एवरेज एवरी ईयर, 150%। अब जो बजट खट्टर साहब ने पेश किए हैं वो एवरेज ऑन एन एवरेज सिर्फ 10% या 11% मात्र ऑन एन एवरेज है, सिर्फ 10-11%। आप पूरे 8 साल का सत्र निकाल लीजिए और सारे बजट को आकलन कर लीजिए, 10 से 11% इंक्रीज है सिर्फ।
और हमारे टाइम पे इंक्रीज होती थी 150%। 15% के लगभग इंक्रीज हुआ है। 14% लगा लो, मैं तो कह रहा हूं हमारे टाइम पे 150% इंक्रीज होता था। 125 से लेकर और 150% ऑन एन एवरेज इंक्रीज होता था, और इनके टाइम पे मात्र 14% या 12%, इतनी इंक्रीज है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं है। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे आके दावे करना और असली बात करने में बहुत फर्क होता है। पिछला बजट भी, लास्ट ईयर का बजट भी की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर का क्या मायने रखता है? लेकिन मैं बता रहा हूं नासिर जी, या फिर ये देखा जाए कि जो आवंटित राशि की गई है वो खर्च कैसे हुई, इसका फायदा मिला। मैं बताता हूं आप सुनिए, लास्ट ईयर बजट की अमाउंट किया, एक मिनट शास्त्री जी करिए। हमारे साथ कृष्ण कुटेल जी भी जुड़ चुके हैं एनएलडी से। नमस्कार कुटेल जी। बजट कहाँ गया? पूरी नहीं होने दे रहे, बीच में बोलिए। एक मिनट शास्त्री जी जल्दी से सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपका बजट है वो सारा का सारा तो लोन की अदायगी में जा रहा है। आपका डेवलपमेंट बजट कहां है, अमाउंट क्या है वो बताइए ना। आपने टोटल लोन कर्ज की बात है तो हर सरकार अपने वक्त में अपने हिसाब से कर्ज लेती है, ये बात भी आती है। नहीं गलत, आपने नहीं लिया था क्या? हमारे आपके वक्त में कर्जा हरियाणा हमारे टाइम पे 24,000, एक सेकंड सुनिए, 9 साल के अंदर हमने सिर्फ 24,000 करोड़ से लेके 60,000 करोड़ तक बजट पहुंचा था। हमारा जो स्टेट डेप्थ था, कर्जा जो था, इनके टाइम पे 60,000 करोड़ से कर्जा बनकर आज 3,11,000 करोड़ हो गया। वो जो 2.5 लाख करोड़ कर्जा लिया वो पैसा कहां गया वो बता नहीं रहे। और सुनिए, एक मिनट और सुन लीजिए, ये जो इनका पिछला बजट था आपके आंकड़े में दिख रहा है, 1 था 20-21 का बजट, 20-21 का बजट और 21-22 का बजट है 177। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। बजट में मायने क्या होता है, बहुत संक्षिप्त में बताइए अनिल आर्य जी। जो इंक्रीज की बात करें वो मायने रखता है, या फिर बजट की कि जो राशि आवंटित की गई है वो खर्च हो जाए, उसका फायदा मिले? नासिर जी, मैं दर्शकों को, आपके टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बजट बनता कैसे है। बनना तो ऐसे चाहिए कि बहुत सारी जो बताया जाता है कि फाइंडिंग्स फील्ड से आती हैं, हजारों आदमियों की फाइंडिंग्स उसमें होती हैं, हर डिपार्टमेंट के उसमें बजट शामिल होता है। लेकिन बजट बनता कैसे? मुख्यमंत्री बुलाते हैं अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को और अपने मंत्री को, खुद यहाँ तो हरियाणा में मंत्री भी खुद हैं, उनसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री जी आपकी राय क्या है। मैं आपको राय बताता हूं, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 99 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 500% बजट गांव का बढ़ा दिया। लेकिन बजट जहां खर्च होता है, टोटल बजट है, जितना इनकम है और जितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, वो हमेशा इनकम से ज्यादा होता है। जबकि सरकार जब उस बजट को खर्च करती है उसमें से काफी सारे एक्सपेंडिचर हटा दिए जाते हैं। कोई भी बजट घाटे का कभी नहीं होता है। अच्छा। और जहां जो बात बताई जा रही है कि उसके लिए लोन लिया जा रहा है, लोन लेने के में डेवलपमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, वो तो, लेकिन वो लोन जहां लिया है इतना पैसा वो खर्च होना फील्ड में दिखना चाहिए। 3-4 चीजों में इस खर्च बजट का खर्च दिखता है। भाई हाईवेज बहुत अच्छे बनाए हैं, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मंडियों से मंडियों को जोड़ने में काम किया गया है, शहरों में बहुत पैसा खर्च किया गया, लेकिन गांव पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन पिछड़ी हुई इस मामले में। ठीक है, कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएलडी से। कुटेल जी, पहली प्रतिक्रिया बजट को लेकर ही कि हमेशा सरकार का ये कहना होता है कि हमने हर वर्ग का, मैं आता हूं आपका ढींगरा जी, पहले उनकी एक प्रतिक्रिया कि हर वर्ग का ख्याल रखेंगे, हर वर्ग को खुश किया जाएगा, सभी के बारे में सोचा जाएगा। इस बजट से आपको एनएलडी को कितनी उम्मीद है और किस क्षेत्र में कितना ज्यादा बजट का प्रावधान होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, पिछला वर्ष का जो बजट है, डबल आवाज आ रही है। जी, आपकी आवाज आप बोलते रहे, टीवी पर सही आ रही है आवाज। हाँ, पिछला बजट जो था इनका 2.25 लाख करोड़ का बजट था, और अब की संभावना कि भी 2 लाख तक का ये करोड़ का बजट जो है कि ये पेश करने जा रहे हैं। लेकिन जो है कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो खजाने के अंदर जो है कि 2,000 करोड़ रुपए छोड़ करके गए थे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही, और अभी भाई हमारे जो बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो 60,000 करोड़ रुपए का जो कि कर्ज था हरियाणा प्रदेश के ऊपर। लेकिन आज 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो इस हरियाणा प्रदेश जी, आप कह रहे हैं कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी गए थे तो कितना 2,000 छोड़कर गए थे कर्ज? 24,000 छोड़कर गए, 24 से 60 हुआ था। नहीं, दूसरा जो है कि गलत कह रहे 2,000 करोड़ रुपया जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के खजाने के अंदर छोड़ करके गए थे। अरे खजाने के 24,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको दे देता हूँ। अरे कहां था छोड़ के गए? 2000, झूठ बोलते हो आप कुछ भी बोलते रहिए। 24,000 करोड़ का कर्जा था 2005 के अंदर हरियाणा पे। मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ, मेरे पास आंकड़ा।
कि बजट हमारा जो है कि वो एजुकेशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जो है कि वो खर्च होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि अभी शास्त्री जी बोल रहे थे हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ये काम किया, ये किया है, लेकिन ये स्कूलों को बंद कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि जो ग्रामीण अंचल के जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनको मॉडल संस्कृति का नाम देकर के जो है कि ये बड़े पैमाने पर जो है कि स्कूल की फीस वसूली करने का काम कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि इनकी जो नियत है कि गांव के स्कूल जो है कि बंद हो और प्राइवेट स्कूलों को जो है कि बढ़ावा मिले। तो इस प्रकार की स्कीमें जो है कि हमारे बीच के अंदर लेकर के आते हैं। और दूसरा जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी नौकरियां लगाने का काम इन लोगों ने किया है जी। और उसके अंदर जो है कि 60 से 70% लोगों को बारी लोगों को इन्होंने नौकरी देने का काम किया है। जबकि जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या पढ़ा लिखा नहीं है और बेरोजगारी के मामले के अंदर जो है कि हरियाणा प्रदेश आज ठीक है नंबर 1 पर है। और दूसरा हम जो है कि कर्ज आज की भी हरियाणा बजट में प्रदेश कर्ज का भी रहता है। अच्छा, प्रत्येक ढिंगरा जी, युवक जो है कि वो अभी प्रदेश पर कितना कर्ज है? कुछ कर रहा है। आज की डेट में 3,11,000 करोड़ कर्ज है हरियाणा सरकार इस आंकड़े को झुटलाती है। में। नहीं, मैं बताता हूं, मेरे पास सरकार का कहना है कि ये कांग्रेस के आंकड़े हैं। देखिए, चाहिए ये मेरे पास सुनिए, ये देखिए, और ये मेरे पास स्टेट लायबिलिटी 2022-23 का सीएजी का आंकड़ा है, जो ठीक है विधानसभा का। इसके अंदर अच्छा ढिंगरा जी, मैं इसी पर आपसे करूंगा। हाँ, 2,43,779 2022 का स्टेट और जब डेप्ट है। आप छोड़कर गए थे तो आप भी छोड़कर गए इनेलो के प्रवक्ता। आप मेरी बात पूरी तो होने दे, एक मिनट। देखिए ना, स्टेट डेप्ट था 2,43,779 करोड़ और उसके ऊपर पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट है 42,000 करोड़ और उसके ऊपर बिजली का जो गारंटीड लोन बकाया है वो 26,000 करोड़ है। अगर इनको हम टोटल करें 3,11,779 सत्यव्रत शास्त्री जी, इसको झुटला के दिखाओ आप। ठीक है, चैलेंज करता हूं मैं आपको। सत्यव्रत शास्त्री जी, देखिए, आंकड़े जब ये बोलते हैं किस पेपर पर उतार के लाए हैं। कल ही मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता के बीच में जब ये सवाल आया तो 2,11,000 का, लेकिन आप जब 60,000 का कर छोड़ गए थे तो बजट कितना था और आज 2,11,000 का ऋण है तो बजट कितना है? 2,45,000 है। ये आपके जो बजट 150% की इंक्रीज बता रहे थे तो आपके यहाँ अलोकेटेड कितना कर दें? मैं बता रहा हूँ ना, कितना हुआ? 2,300 करोड़ से जब आपके आप काउंट कर लीजिएगा, रोड के ऊपर 2,300 करोड़ से 38,000 करोड़। स्कूल आप के गिन लीजिए ऊपर कितने 36 परसेंट हुआ। थी, हॉस्पिटल के नाम से डॉक्टर हमारे नहीं थे। 9 साल थे, तब एक आपने मिनट, कितना हमारे 9 allocate साल किया थे, और उस पर 9 खर्च साल के कितना अंदर हुआ? 2,300 करोड़ से आंकड़ों का 38,000 करोड़ हुआ। आंकड़ों का कितने गुना खेल इंक्रीज आपसे हुआ? ज्यादा 14 बढ़िया कोई नहीं खेल 14 सकता। गुना इंक्रीज जब हुआ। आप अगर आप विपक्ष में काउंट करेंगे प्रेशर आंकड़े दिखाते 150% हैं इंक्रीज तो होता है आप हर साल। सोचते कि आप जब सत्ता में होते हैं तो आंकड़ों से ठीक के साथ है, कैसे एक मिनट खेलते सर, हैं? एक मिनट। आज धरातल पर काम हो सत्यव्रत रहा जी, है। अनिल आर्य जी, हम बहुत 150% एक मिनट आप बता रहे थे। केवल ढिंगरा जी, अगर 9 साल पे 9 केवल ढिंगरा जी, एक मिनट, मैं आपसे बहुत संक्षेप में प्रतिक्रिया। अनिल आर्य जी, ये बात सही है कि जब भी ये बात होती है, जब भी ये बात होती है बजट को लेकर, तो जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वो कहते हैं अच्छा है और जो पार्टी विपक्ष में होती है वो कहती है खराब है, आंकड़ों की बाजीगरी है। ये वाकई में ऐसे होता है? हमेशा होता है? देखिए, इंडिया की जो और हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है कुरैशी जी, वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद की रही है। कांग्रेस को मतलब पसंद जो नहीं आएगा विपक्ष बजट, होगा वो चाहे तो उसका कितनी विरोध अच्छा ही कर करेगा देगा। और सत्ता पक्ष उसको कहेंगे कि बहुत अच्छा बजट है, वाह वाह वाह, इससे अच्छा तो बजट हो ही नहीं सकता। तो ये तो दोनों ही बातें। लेकिन आम पब्लिक क्या कहती है? बजट, मेरा मानना यह है कि जो बजट होना चाहिए वो जो समाज में सबसे पिछली लाइन में खड़ा है उसको लाभ देने वाला होना चाहिए, युवाओं के लिए भविष्य मेकिंग करने वाला होना चाहिए। उसमें अगर राजनीति तो हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी करेगी, पक्ष विपक्ष, पक्ष उसका साथ देंगे और विपक्ष के लोग जो है उसका विरोध करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि बजट अच्छा होना चाहिए, गरीब आदमी के लिए होना चाहिए, एजुकेशन के लिए होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए होना चाहिए। सरकार का काम ही यही होता है। अगर हम जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें गवर्नमेंट की, उसका काम ही यही है। विवेक चौधरी जी, मौजूदा सरकार का, गठबंधन की सरकार का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट रहेगा, अगला बजट अंतरिम बजट आएगा जहां तक है, बिल्कुल, क्योंकि चुनाव होने उस साल में। तो क्या लगता है आपको कि चुनावी झलक नजर आएगी इस बजट में? और किस तरह से इस बजट को दोनों ही जो गठबंधन की सरकार, उनके पास विभाग होते हैं, ये भी मायने रखता है कि किस विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई। तो इस पर आपको क्या कहना है और किस तरह से आप देखते हैं? नासिर जी, जिस तरह से आर्या जी ने अभी बताने का काम किया कि गरीब आदमी के
हक में बजट होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में बजट होना चाहिए। मैं पहले भी यही बात कह चुका हूँ कि सभी वर्गों का ध्यान रख के बजट बढ़ाया गया है। और जो बातें यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कर रहे थे या इनेलो वाले कह रहे थे, जो है कि भाई साहब आज कहीं ना कहीं तमाम वर्गों को ध्यान में रख के, चाहे वो युवा है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो गरीब तबका है, सभी को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। और अब से कुछ ही देर में बजट पेश किया जाएगा तो सबके सामने होगा। कांग्रेस के और इनेलो के साथियों ने तो कमी निकालनी है। कारण क्या है, आज इनके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं है। आज गठबंधन सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है, किसी भी क्षेत्र को उठा के देखिए। अच्छा, एक और बात है विवेक चौधरी जी, बहुत संक्षेप में 5100 रुपए की पेंशन, तो क्या इस बजट में झलक मिलेगी 5100 रुपए की पेंशन वाली? क्योंकि आपका वादा है करवा कर रहेंगे और ये आखिरी वक्त है, जनता इस बारे में सवाल भी पूछेगी और इसमें समझ में भी आ जाएगा कि हाँ वैसा होना, या फिर अगली बार घोषणा की जाएगी। इस सवाल का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं कि हमें पूरी उम्मीद है कि बजट में पेंशन को बढ़ाया जाएगा और बढ़ा के बहुत अच्छा सम्मान दिया जाएगा। और लास्ट बजट जो बात 5100 वाली ये बहुत अहम सवाल है। पहले दिन से एक ही बात है, मैं सत्यव्रत जी करवाने के सहयोगी पार्टी जेजेपी का यह कहना है कि देखिए 5100 का वादा किया है वो हम करा कर रहेंगे और जब तक 5100 रुपए पेंशन नहीं हो जाएगी हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो फिर लगता है कि इसी बजट में उसकी झलक मिल जानी चाहिए। अनिल आर्य जी बिल्कुल, मैं इस पर जवाब बहुत बड़ा वायदा किया था जेजेपी तो इससे महसूस हो जाएगा सत्यव्रत जी हम 5100 रुपए करेंगे, क्योंकि जेजेपी जो है वो चौधरी देवीलाल जी की राजनीति करती है और उन्होंने वो इस पूरे इंडिया में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करने के लिए उम्मीद है पूरी जनता को। जी एक मिनट, लेकिन सत्यव्रत जी से भी मैं पूछ लेता हूं कि हाँ इस बार इसकी भी उम्मीद जनता को रखनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 5100, लेकिन एक अच्छी खासी राशि बढ़ा दी जाए, इस तरह की समझ में बात आ सकती है। निश्चित रूप से पिछले हर बजट में ये राशि बढ़ती आई है, इस बजट 200 में भी बढ़ेगी। 200-250 रुपए बढ़ेगी। ढिंगरा जी मैं फिर आपके पास ही आ रहा हूँ, बात आपसे पूरी ज्यादा बढ़ेगी सत्यव्रत जी, आपसे ज्यादा बढ़ेगी। अरे आपने कितनी बढ़ाई थी ढिंगरा जी? आपसे ज्यादा बढ़ेगी। हमने 250 रुपए से 1000 रुपए कर दी थी। क्या था उससे 21 करेंगे। हमने वायदा नहीं किया था, फिर भी 1000 रुपए की थी। हर वर्ग के लिए करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लिए करेंगे, 2500 कर और दी, बेहतर करेंगे। ये हमारा वादा है। कर दी। और 2500 ही है ना, 5000 का वायदा था ना, 200 9 सालों में बढ़ी है। हमारी सरकार आएगी 6000 करेंगे सीधा, यहाँ से शुरू होगा। और इस वक्त एक और खबर, इस वक्त एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में बजट पेश करेंगे, बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। एक अहम खबर, और आज इस पर भी नजर रहेगी कि कितनी देर तक वो बोलते हैं बजट को लेकर, और उम्मीदें हैं क्योंकि पूर्णकालिक बजट है, चुनावी साल इसको हम कह सकते हैं, चुनाव का माहौल है। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी कल बजट आया था तो बहुत सारी घोषणाएं यूपी में भी की गई, राजस्थान का बजट आया तो उस दौरान भी की गई, और ये विधानसभा की लाइव प्रसारण की जो कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है वो आपको हम दिखाएंगे सीधे। आपको कहीं नहीं जाना है, खबरें अभी तक पर बने रहना है। कृष्ण कुटेल जी कृष्ण कुटेल जी, पेंशन का मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा है और सामाजिक सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री का भी ये कहना है, सरकार का भी कहना है कि हमारी सरकार आखिरी इंसान तक, समाज के आखिरी व्यक्ति तक फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है और वो हमारा मन है और वो हमारा ध्येय है और हम उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार के अंदर थोड़ा सा भी चौधरी देवीलाल जी का एक खून के कतरे का भी कण है तो इस बजट के अंदर जो है कि वो 5100 रुपए पेंशन जो है कि वो लागू हो जानी चाहिए। अगर नहीं है तो अन्यथा तो ये लोग झूठे हैं और ये जो है कि महापुरुषों के नाम पर जो है राजनीति करते हैं और उनको धोखा देने का काम करते हैं। और जो है कि यहाँ पर जो है कि इन्होंने कहा था कि हम हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और युवाओं को जो है कि नौकरी देने का काम करेंगे। तो लेकिन आज बेरोजगारी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे, लेकिन अभी पेंशन को लेकर कृष्ण कुटेल जी, अभी पेंशन को लेकर तो इंतजार किया जा सकता है। अभी
क्या भी इंतजार नहीं किया जा सकता? अभी एक और बजट आने वाला है अगले साल। अरे ये जो है आखिरी बजट है, तो अगले साल तो जो है कि वो चुनाव है, और इसके अंदर भी जो है कि जो बजट ये जो लेकर के आ रहे हैं, ये भी चुनावी बजट है, रेवड़ियां बांटने का काम करेंगे। और दूसरा जो है, अंतिम छोर के अंदर जो व्यक्ति खड़ा है, तो उनका इनको ध्यान नहीं है। ये अडानी अंबानी जैसे लोगों को 11-11 लाख रुपए का लोन दे करके मैं ले लेता हूँ, ठीक है आपकी, क्योंकि अब धीरे जल्दी जल्दी हम सबकी बात करेंगे, वक्त कम रह गया, फिर मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो हम सब बजट सुनेंगे। आपकी बातों का जवाब कृष्ण कटेल जी, आरव ढींगरा जी, जल्दी से विवेक चौधरी जी। हाँ। तो इस बजट के अंदर जो है कि मुख्य रूप से गरीब लोगों की ओर जो है, नासिर जी, नेगेटिव आदमी नेगेटिव ही बात करेंगे। और ये कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है खून का कतरा किसमें है किसमें नहीं है। आज गठबंधन सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये वो लोग हैं जो शुरू दिन से एक बात कहते थे, 15 दिन नहीं चलेगी, 30 दिन नहीं चलेगी, 3 महीने नहीं चलेगी। आज गठबंधन सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और कुछ देर में बजट आएगा, उसके बाद ये कमियां गिनानी शुरू करेंगे। ठीक है, आज नेगेटिव आदमी एक नेगेटिव ही बात करेगा, इनसे हम पॉजिटिव की ना उम्मीद करते ना। ठीक है सर, पॉजिटिव बात करेंगे इनसे। ये तो पूछिए एक उम्मीदें क्या क्या है? एक मिनट, ठीक है सर, ठीक है सर, सबसे बड़ी ठीक है, गरीब आदमी ठीक है, ढींगरा जी, उम्मीदें क्या क्या है? बजट से उम्मीदें, देखिए ये मत कहिएगा कि कुछ भी उम्मीद नहीं है, उम्मीदें क्या क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये 10 से 20% का इजाफा कर सकते हैं। मैं आइडिया से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। अगर 20% का इजाफा हुआ तो ठीक ठाक होना जाएगा। नो, कुछ भी नहीं। हमारे टाइम पे 150% इंक्रीज होता था, 150% तो कर ही नहीं पाएंगे ये 10-15% इंक्रीज करा भी तो उसका पैसा जो है, वो पैसा कहां जाएगा? वो तो बेसिकली जो लोन ले रखा है उसी की अदायगी में जाएगा। डेवलपमेंट बजट कहां है ये नहीं समझ में आया। एक अच्छे विपक्ष की पहचान ये कही जाती है कि इंडस्ट्री सरकार बढ़ाते, को सुनिए, अच्छे अगर कामों ये में सपोर्ट इंडस्ट्री, करे। मैं अच्छी बात कर रहा हूं, अगर ये इंडस्ट्री बढ़ाते, अगर ये लोगों के जेब में पैसा डालते, अगर लोगों को रोजगार देते, अगर ये सारा सिस्टम करते, तो लोगों का पैसा जो है वो पब्लिक में आता, वो टैक्स जाता, इनका राजस्व बढ़ता। लेकिन ये काम नहीं करेंगे। इस करके यहाँ ये दिक्कत है कि ये आगे कुछ भी दिख नहीं रहा, हमें आगे खाई दिख रही है, अंधेरा दिख रहा है। जिस तरह से ओपीएस का भी मुद्दा है, ओपीएस में भी कुछ नहीं किया। और आज सारे जो टीचरों और सभी लोग जो थे उनके ऊपर लाठियां भाजने का 3-4 दिन पहले काम किया, उनके ऊपर इतनी मार पड़ी। ये बहुत बड़ा, ठीक है, सरकार को ओपीएस लागू कर देना चाहिए। गोली से अध्यापक मारे गए थे। अब उनको नहीं, सत्यव्रत शास्त्री जी बोलिए। मुझे लगता है कि इसके अंदर आप दावा कर दोगे, मुझे ठीक है सर, सत्यव्रत शास्त्री जी। पार्टी के नेताओं की और प्रशासन की बुराई करते ओपीएस लागू कर दोगे। ये तो मैं नासिर जी को कह सकता हूँ, आपने तो माननी नहीं है बात। नेगेटिव आदमी हो आप, नेगेटिव आदमी हो, आपने माननी तो है नहीं, लेकिन मैं नासिर जी को कह सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ी लागू कर सकता हूं सर। नहीं, आपके थ्रू कहना चाहता हूं जनता को कि ये ओपीएस लागू करके तो बहुत बढ़िया सरकार ने रहेगा। कमेटी बनाई है, तो एक मिनट, बनाई है, लागू तो नहीं करेंगे, चलिए लागू करनी चाहिए कमेटी को। सत्यव्रत जी उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, बोलिए। राजरानी की हत्या पुलिस की कांग्रेस के समय में पुलिस की गोली से हुई थी, उसकी फोटो दिखाऊं हमारी क्या? सरकार आएगी, हम लागू कर देंगे। अभी बोल रहे हैं, आपको बता रहा हूँ, 14 संकल्प है हमारे। 6,000 पेंशन करेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, ये दोनों चीजें बता रहा हूँ आपको। और तुम राजनीति करते हो, आज भाजपा को टोकते हो। चलिए एक मिनट, सत्यव्रत शास्त्री जी, ओपीएस को लेकर कर्मचारियों को क्या उम्मीद करनी चाहिए? हालांकि कमेटी सरकार ने बना दी है, वो बातचीत करेगी उनसे और विचार करेगी। पहले ढींगरा जी से, राजरानी का नाम याद है कि नहीं? रोहतक का कांड याद है कि नहीं? अध्यापकों पर चली गोली को याद है कि नहीं? तो याद दिलाओ। मेरे को भी बहुत सारी याद है। 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए, माथे और छाती में गोलियां मारी हैं आप लोगों ने 9 साल के अंदर। बहुत सारे 3 कांड हुए, किसानों को हरियाणा को भड़काया, सारे लोगों को गोलियां चली, पंचकूला के अंदर गोलियां चल रही थी, घरों के अंदर लोग लोगों को बैठाकर, गरीब और बीमार लोगों को बैठाकर उनके मौत के घाट पर। विवेक चौधरी जी, ओपीएस को लेकर कर्मचारियों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? हालांकि सरकार ने कमेटी बनाई है, सरकार का एक पॉजिटिव अभी तक का रुख नजर आया है। उससे पहले प्रदर्शन हुआ, वो उसका जिक्र ढींगरा जी कर रहे हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, लेकिन अभी जो कमेटी है, तो किस तरह से आपको लगता है और आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है ओपीएस को लेकर? नासिर जी, मैं बता रहा हूं नासिर जी, ये ढींगरा जी बातें तो कर रहे हो ओपीएस ऐसे,
मैं इनसे सवाल कर रहा था कल विधानसभा में माफी क्यों मांगनी पड़ी? एनपीएस किसने लागू किया था? किस लिए माफी आज मांगी? सरकार के हमने क्यों माफी ध्यान में मांगी? जो आप बात आई लोग कि झूठ का आज सुनिए, कर्मचारी चाहते अरे हैं आप ओपीएस अगली बार लागू होना बीजेपी के चाहिए, साथ साथ के मिलकर साथ लड़ोगे कमेटी या बुलाने का अलग काम लड़ोगे? किया ये बता दो चलो। 2 तारीख को कमेटी की मीटिंग है। आप उसकी अगली 2 बार तारीख की बीजेपी मीटिंग को है, यमुना शराब प्रसाद मारेंगे। पार करने के आज- लिए लड़ोगे या आज इधर करने के लिए लड़ोगे? सरकार यही बहुत बता दो अच्छे से चलो। काम कर रही है। अरे इस अगली मुद्दे के बार ऊपर बीजेपी डिबेट को है क्या? यमुना पार पहुंचाओगे या ये कहोगे कि हम सत्ती में एक मिनट, इनके साथ एक मिलकर लड़ोगे? ये बता दो। चलिए मुद्दे की बात अनिल आर्य जी, ओपीएस को लेकर एक मिनट सर, ओपीएस को लेकर सरकार का ये कहना है कि ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आ रही है इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं विधानसभा और इस वक्त की सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबर अभी तक, पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त, खबरें अभी तक पर। अनिल आर्य जी, ओपीएस को लेकर सरकार ने कमेटी तो बना दी है, आर्थिक जानकारी कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा खजाने पर, और जो कांग्रेस और दोनों का ही इसमें इन्वॉल्वेशन रहा कि किसी ने इसको बंद किया, किसी ने इसको लागू किया एनपीएस को, तो इस पर आपका क्या कहना है? एक हम विचार करें। देखिए, हरियाणा के 3 साइड की स्टेटों ने इसके ऊपर संज्ञान लेने का काम किया है। अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें, वहाँ कह रहे हैं कि लागू कर दिया है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सरकार प्रयासरत है। मतलब ये भी है कि आसान तो नहीं है। हाँ, पंजाब ने कर दिया है, सरकार काफी बोझ बढ़ेगा। लेकिन ओपीएस के लागू होता है तो अच्छी बात है। एक आदमी जो है 30-40 साल 20 साल नौकरी करता है, अगर वो घर जाता है तो उसको कुछ न कुछ सम्मान निधि पर मंथ मिलनी चाहिए। अगर 5 साल को एमएलए रह के पेंशन का हकदार है तो जो 20 साल नौकरी करता है उसके वो हकदार क्यों नहीं है? लेकिन गैस टीचर की पक्के करने की वायदा था, पक्के तो नहीं किए लेकिन हटेंगे नहीं, ये भी कर दिया है बीजेपी ने। लेकिन वायदा पक्के करने का था। उनके तत्कालीन जो अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी, वो कहते थे। अब जो कौशल की भी बात है नौकरियों में, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। रोजगार हमेशा पक्का होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 साल आप जॉब दें फिर उसके बाद कहते कि आप घर जाइए, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे संसाधन हैं और सरकार को नौकरियों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज के लिए उनका भविष्य भी सुरक्षित होता है। अगर उनको पेंशन की स्कीम मिलती है, बेशक कम कर दें अगर ज्यादा बजट की प्रॉब्लम है, लेकिन करना जरूर चाहिए। और सरकार के ऊपर दबाव रहेगा क्योंकि आसपास की स्टेटों ने कर दिया है। सत्यव्रत जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया भी रहेगी, एक नागरिक होने के नाते भी, हरियाणा वासी होने के नाते भी, आपको इस बजट से क्या उम्मीद है और किस क्षेत्र में आपके हिसाब से ज्यादा बजट का प्रावधान होना चाहिए, और पार्टी के प्रवक्ता के लिहाज से आप बजट पर क्या कहेंगे, आने वाला बजट जो है? देखिए, मैं दोहरी मापदंड नहीं रखता। जो मैं हूं वो पूरा हूं, और इसीलिए मैंने कल रात के भी डिबेट में कहा था, केंद्र के बजट की छाया इसमें देखने को मिलेगी। किसान को, युवा को, महिला को और नए उद्यमियों को इस बजट से बहुत अपेक्षा है, और अमृत काल का नींव का पत्थर साबित करने के लिए एक बढ़िया और देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा, ये हमारी उम्मीद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, बढ़ते हरियाणा के लिए जो जरूरत है उनको पैसा मिलेगा, जिनको सम्मान की जरूरत है उनको सम्मान मिलेगा, और जो बड़े लोग हैं जिनको रोजगार सृजन करके समाज का उत्तरदायित्व रहता है उसको भी उसके लिए तैयार करेंगे, बाध्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, कृष्ण कुटेल जी। जी, आपकी उम्मीदें बजट से, हेलो, और आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में ज्यादा प्रावधान होना चाहिए बजट से? बहुत संक्षेप में आखिरी प्रतिक्रिया। इन्होंने पीछे जो है कि किसानों की दुगनी आय करने का वायदा किया था, वो जो है कि दुगनी आय नहीं हुई है, तो किसान का दूसरा जो है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जिनका क्या इसके अंदर बजट के अंदर योगदान रहेगा, और जो मजदूर तबका है, मजदूर तबके के लिए जो इनका स्पेशल क्या प्रावधान है। तो मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जो है कि बजट के ऊपर जो है कि देखेंगे क्या करेंगे, पीछे क्या किया, अब और अगर ज्यादातर लोगों के हिसाब से बजट अच्छा आया तो क्या इनेलो तारीफ करेगी बजट की? देखिए, अच्छा होगा तो अच्छा कहा जाएगा, बुरा होगा तो बुरा कहा जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरा, हमें नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो झूठे वायदे करती है जनता के साथ, और ऐसी स्कीमें ये लेकर के आते हैं कि जिससे कि वो खत्म हो, जैसा कि नोटबंदी के दौरान जो है कि नोटबंदी हुई। ठीक है सर, और पहले बैंक वाले जो है कि खाता खोलने के लिए आते थे, लेकिन आज केवल ढींगरा जी आज नहीं आ रहे हैं। बजट में आप क्या पहले से जी इनको
इनका एकमात्र विधायक विधानसभा से नेम है, इनको डिबेट से नेम करने का काम करो। नहीं नहीं, ऐसा ये नहीं, तो वो सिर्फ हमारा और सिर्फ काम नहीं है, वो नेगेटिव विधानसभा बात के करना अपने नियम जानते हैं। कानून है। जो है कि करके ठीक। नेगेटिव बात ही करेंगे। एक मिनट। यहाँ ठीक है सर। अरे किस लिए नहीं यहाँ करें? सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव ही बात करेंगे, पॉजिटिव अरे इनसे उम्मीद नहीं की रुकिए, जाएगी। एक मिनट विवेक चौधरी जी, अब चलिए देखिए, बजट पेश होने वाला है, जल्दी से। देखिए स्कीम ये में बजट देखिए बजट पर हाँ। बजट पे ही बोल रहा हूँ। जी। पीपीपी स्कीम प्रॉब्लम है, अवैध खनन प्रॉब्लम है, बेरोजगारी प्रॉब्लम है, ओल्ड पेंशन की दिक्कत है, शिक्षा का निजीकरण हुआ, 5000 स्कूल बंद कर दिए, इस समय पानी बिजली के रेट बढ़ा दिए, कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी, कौशल रोजगार ले आए, उनको कच्ची भर्ती योजना बना दी, और भी फसलों का नुकसान हुआ, 3 लाख करोड़ के कर्जे का मामला है, जो इस समय ई टेंडरिंग का मुद्दा है, सरपंच सड़कों पर बैठे हैं, आंगनवाड़ी सड़कों पर है, रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर है, बहुत सारे लोगों को दिखते हैं। अगर उनकी और इन दिक्कतें सब ठीक का नहीं ध्यान करेंगी- रखा गया तो कांग्रेस तारीफ करेगी बजट की। देखिए अब यहाँ आप लोग की बाजी ध्यान करेगी। रखेंगे तो ठीक। बताएंगे कि ठीक है ध्यान सर। रखा है, ठीक अभी है तो सर। लग नहीं रहा। जी विवेक चौधरी जी, 2 मिनट में बजट पेश होने वाला है, जल्दी से आपकी 30-40 सेकंड में बात। नासिर जी, ढींगरा जी पता नहीं कहाँ पहुंच गए, फलाना सड़कों पे या ढमकाना सड़कों पे है। जनाब सभी अरे, वर्गों का ध्यान आप ही की रखिए, है बजट हरियाणा बनाया की। गया है, सभी ये जो की टोल सलामती रोड है और का हाईवे को बजट छोड़कर बनाया गया बाकी और सारी बजट गड्ढों में बहुत सड़क अच्छा सड़क में है। गड्ढा है। चलिए आप चलिए अनिल अरे आर्य अपने जी, टाइम की बात ना ठीक कीजिए। ठीक है सर। आप अपने टाइम अनिल की आर्य बात जी, ना कीजिए। जल्दी से सारे 20 सेकंड में आप क्या बहुत कहेंगे? देखिए मेरा इस मानना बजट। है और कि क्या उम्मीद सरकार है? को शिक्षा पर काफी सारा बजट शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सरकारी नौकरियों पर, ग्रामीण अंचल के ऊपर 2 साल तक जो है गांव में बजट खर्च नहीं हुआ है, सरपंच नहीं थे, गांव की जो पूर्ति है वो पूरी करनी चाहिए सरकार को, चीजों के ऊपर जो है फोकस जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, सत्यव्रत जी और सभी मेहमानों का, केवल ढींगरा जी, अनिल आर्य जी,